नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास 24वें नंबर का है। इससे पहले हम 23 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रखा है और लगातार अभी कुछ आने वाले दिनों तक ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का आपको अनुपात निकालना है। तीन चीज है इसमें, मिट्टी है, बजरी है और क्या है, और सीमेंट है। तीन चीज है इसमें से। तो हम मिट्टी को एम लिख लेते हैं, एम, बजरी को हम बी लिख लेते हैं और सीमेंट को हम सी लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इन लोगों का अनुपात दिया हुआ है वैसे वैसे हम यहाँ पे रख देंगे। मिट्टी का कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। 11:8 है किसका? बजरी का। नेक्स्ट अनुपात 6:7 है। 6 है आपका बजरी का और 7 है आपका सीमेंट का। तो बजरी के नीचे आप 6 डाल दीजिए, 6 हो जाएगा, और सीमेंट के नीचे 7 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे प्लॉट खाली है और एक यहाँ पे प्लॉट खाली है। तो जब भी प्लॉट खाली रहेगा ना, तो उसी लाइन में उसका बगल वाला उस प्लॉट को ले लेगा, नीचे वाला नहीं लेगा, या फिर यहाँ पर ऊपर वाला नहीं लेगा, उसी लाइन में उसका बगल वाला ले लेगा। यानी यहाँ पे जो प्लॉट खाली है ये 8 ले लेगा, तो 8 पुट कर दीजिए। यहाँ पे प्लॉट खाली है तो ऊपर वाला नहीं लेगा, इसके उसी लाइन में बगल वाला ले लेगा, यानी यहाँ पे 6 ले लेगा। बस इतना आपको रेशियो मिल गया। आप तीनों का गुना कर दीजिए। 11 से 6 से गुना कीजिएगा तो 66 मिलेगा। 8 को 6 से गुना कीजिएगा तो 48 मिलेगा, और 8 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपको 56 मिलेगा। आपको पूछा क्या चीज़ का है? मिश्रण में मिट्टी का पूछा है और सीमेंट का पूछा है। ये मिट्टी है, ये सीमेंट है, यानी 66 और 56 पूछा है। तो 66 रेशियो 56 कर दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए नहीं है, एक बार इसको काट दीजिए। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 2 से काटिएगा 33 आएगा। ये 56 है तो 28 आ जाएगा। मतलब 33 रेशियो 28 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की समान गति से चलती है, तो 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगी किलोमीटर में निकालना है आपको। आपका स्पीड दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है आपका मिनट में। तो आप पहले यूनिट को सेम कीजिए, या तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, इसको भी सेकंड में कर दीजिए, तो आपको यूनिट सेम करना है। नहीं तो इसको आप किलोमीटर पर घंटे में रखते हैं, पर घंटे है, तो इसको भी 24 मिनट को आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो हम दोनों को घंटे घंटे में रखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में भी इसको भी रखते हैं, इसको भी हम 24 मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे। 24 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से बस भाग कर देंगे, घंटे में आ गया। ठीक है, हमको दूरी निकालना है। तो क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। हमको डिस्टेंस निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। हमको स्पीड का पता है, हमें 70 kmph है, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 70 लिख देंगे। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 24 हम जो यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम ये 24 मिनट में है, इसको हम 60 से भाग कर देंगे, ताकि ये क्या मिल जाए? ये आपको घंटे में चेंज हो जाए। ठीक है, 10 से 60 को 6 बार में काट दीजिए और 70 को 7 बार में काट दीजिए। 6 से 24 4 बार में चला जाएगा, तो आपका 7 गुने 4 डिस्टेंस मिल जाएगा। आपको कितना मिलेगा? 28 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में आप स्पीड को रखे हुए थे।
ठीक है, तो आपको डिस्टेंस 28 किलोमीटर आपको मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरे की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और दूसरा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी सेकेंड में आपको बताना है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी रेलगाड़ी का डिस्टेंस दे, ठीक है, या खुद का उसका डिस्टेंस हो या फिर डिस्टेंस तय कर रहा हो, तो डिस्टेंस को आप ट्रेन चाहे सेम दिशा में जाए या फिर अपोजिट दिशा में जाए, आपको डिस्टेंस को दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है। जो पहले वाले का जो लंबाई है ये दिया है 210 मीटर और दूसरे वाले का लंबाई दिया है 250 मीटर। जो पहले वाला ट्रेन है उसका स्पीड दिया हुआ है 130 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूसरा स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको समय पूछा हुआ है, आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, दूरी पता है, चाल पता है, तो आप समय निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, क्या, लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। ये आप जो दूरी दिया हुआ है ये आपका मीटर में है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा आपका जोड़ता है, चाहे ट्रेन एक इधर जाए या एक इधर जाए या फिर ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जाए, डिस्टेंस को हमेशा जोड़ना है। तो 210 और 250 कितना हो जाएगा, 400 और 60, 460 मीटर हो जाएगा। 460 ये मीटर में है, बराबर स्पीड आपको किलोमीटर पर घंटे में दिया हुआ है, कितना, 130 और 110 कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर पर घंटे आएगा, लेकिन आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर घंटे स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो हम किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड था, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे, आपको टाइम सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से टाइम निकालिए, कितना आ जाएगा, 18 को और 240 है, इसको आप काट दीजिए, 6 से काट दीजिए 3 बार में, और इसको आप काट दीजिए 40 बार में। यहाँ से 0 चला गया, यहाँ से 0 चला गया। यहाँ पे आपको टाइम कितना मिला, टाइम निकालने के लिए ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 46 गुना 3 हो जाएगा, बटे में आपका 5 × 4 20 होगा। इसको आप 10 गुना 2 लिख कर दीजिए। 10 गुना 2 क्यों किए हैं हम, क्योंकि 2 से हम 46 को 23 बार में काट देंगे, तो 23 गुना 3 कितना होता है, 69 होता है। 69 को 10 से भाग कर देंगे तो 6.9 आ जाएगा, जो कि सेकेंड में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो 5/18 से हम गुना कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ता तो हम 18/5 से गुना करते, जस्ट उल्टा कर देते, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा किधर भी ट्रेन जाए जोड़ना है, और स्पीड को अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो जोड़ देना है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, एक दुकान पे हर 18 सेकंड में एक घंटी बजता है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पे बजता है। 4 PM पे दोनों घंटियां एक साथ बजती हैं, तो किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेंगे। 4 जब बजा था तो दोनों घंटियां एक साथ बजी थी, और नेक्स्ट पूछ रहा है कि 4 बजे के बाद दोबारा एक साथ कब बजेंगे, जबकि एक घंटी 18 सेकंड में बजती है और दूसरी घंटी 60 सेकंड पर बजती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देना तो आप जो सेकंड दिया हुआ है इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पे 18 सेकंड है, यहाँ पे 60 सेकंड है, जो एलसीएम आएगा वो भी आपका सेकंड में आएगा,
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 4:03, 4:09, 4:06, तो 3, 6, 9, 5 सब क्या है, ये आपका मिनट है। यहाँ पे आप जो एलसीएम निकालिएगा वो आपको सेकेंड में आएगा। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 सेकेंड है, ये आपका 60 सेकेंड है। इसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 6 बार में दे दीजिए तो जाएगा 3 और 1 10 हो जाएगा। अब तो नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 6 × 3 18 और गुने 10 मतलब 180 क्या आएगा, इस सेकेंड में आएगा, क्योंकि हम सेकेंड में लिए हुए थे 18 सेकेंड और 60 सेकेंड लिए हुए थे। अब हमको क्या चाहिए, मिनट में चाहिए, तो इस सेकेंड को हम 60 से भाग कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा। मतलब 4 बजे तो दोनों जो घंटी थे साथ में बजे थे, अब 3 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, तो 4:03 पे अब दोबारा एक साथ बजेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 326 रुपये है, तो वस्तु पर दी गई छूट की दर क्या होगा। यहाँ पे आपको छूट की दर निकालना है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि कितना होगा। तो आपको हम बता चुके हैं, जब भी डिस्काउंट का बात करें तो आपको अंकित मूल्य के टर्म में ही निकालना है, मार्क प्राइस के टर्म में ही निकालना है। अगर यहाँ पे आपको लाभ या हानि देता तो आप उसको क्रय मूल्य के टर्म में निकालते, मतलब कॉस्ट प्राइस के टर्म में निकालते। कैसे, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बटे इसको डिवाइड मारना है आपको मार्क प्राइस से। वही तो बोले थे कि मार्क प्राइस के टर्म में ही निकालना है, आपको अंकित मूल्य के टर्म में ही डिस्काउंट को निकालना है और गुना 100 कर देना है। यही आपको डिस्काउंट परसेंटेज आपको मिल जाएगा, छूट परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं इस फार्मूला को, तो छूट प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य गुना 100 होगा। ठीक है, निकालिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 352 माइनस सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 326 बटा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना 352 गुना 100 बराबर कितना आएगा, 352 में से 326 जाएगा तो कितना बचेगा 26 बटा 352 गुना 100। यहाँ से आप काटिएगा 2 से तो 17 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 6 बार में चला जाएगा और ये 13 बचेगा। तो आप क्या कीजिएगा, 1300 को भाग लगाइएगा 176 से, तो यहाँ पे आपको 7.38% लगभग मिलेगा, जो कि बराबर होगा 7.4% के बराबर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु के 6 गुना थी, तो राम का वर्तमान आयु निकालना है। क्या दिया हुआ है, एक राम है और उसका पिताजी है, दोनों का उम्र दिया हुआ है कि जो पिताजी का उम्र है राम के आयु का 3 गुना है, मतलब राम का आयु हम x ले लेंगे तो पिताजी का उम्र 3 गुना 3x लेना पड़ेगा। अब क्या बोला है 9 वर्ष पहले, तो ये भी वर्तमान आयु है, दोनों का ये वर्तमान आयु है, हमको 9 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, तो दोनों में से 9 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x - 9 और पिताजी का उम्र हो जाएगा 3x - 9। ये क्या है, 9 वर्ष पहले का राम का आयु है और 9 वर्ष पहले पिताजी का आयु है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु और उसकी आयु का 6 गुना था। ठीक है, मतलब पिताजी की आयु 6 तो राम का आयु 1 रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राम का आयु 9 वर्ष पहले x - 9 था और पिताजी की आयु 3x - 9 था, और दिया हुआ है कितना, राम का आयु 1 दिया है तो पिताजी का रेशियो 6 हो जाएगा। इसको आप यहाँ से गुना कीजिएगा, इसको यहाँ से गुना कीजिएगा,
एक्स का वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होगा, राम का वर्तमान आयु होगा, क्योंकि आप एक्स माने हैं राम का वर्तमान आयु, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पिताजी का वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, राम और पिताजी। क्वेश्चन में दिया है राम के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना है, तो राम का आप 1 ले लीजिए, 1 रेशियो, तो पिताजी का रेशियो 3 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष पहले बात किया है तो इसमें से दोनों तरफ आप 9 घटा दीजिए। बाद में बोलता तो +9 करना पड़ता, यहाँ पे पहले दिया है इसीलिए माइनस करना पड़ा है। और बोला है कि पिताजी की आयु उसकी आयु के 6 गुना थी, मतलब राम का आयु 1 रेशियो लीजिएगा तो पिताजी का उम्र 6 रेशियो आ जाएगा। बस वही करना है जो हम लगातार करते आ रहे हैं। ये 6 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। दोनों को घटा दीजिए, 6 और 3 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, बराबर। अब क्या करना है, अब 6 को 9 से गुना करना है और 1 को 9 से गुना करना है, फिर दोनों को घटा देना है। पहले हम 6 को 1 से इधर उधर करते थे और इधर इधर करते थे, अब 6 को 9 से गुना करना है और 1 को 9 से गुना करना है, दोनों को घटा देना है। 6 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -54। इसको घटाना है 1 गुना 9 से, वो भी -9 आएगा, -9 आएगा तो कितना बचेगा, -54 और माइनस माइनस +9 कितना बचेगा, -45। तो हमको -45 से मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट 45 लेंगे, 3 का जो वैल्यू है 45 लेंगे। ठीक है, 3 रेशियो का वैल्यू 45 लेंगे तो 1 रेशियो का वैल्यू हमको 15 मिल जाएगा। और हमको राम का वर्तमान आयु निकालना है, तो राम का वर्तमान आयु हम लोग यही लिए हैं 1:3 के रेशियो में, तो राम का अनुपात आपको 15 वर्ष मिल जाएगा और पिताजी का उम्र 15 या 45 वर्ष मिल जाएगा। आपको राम का आयु पूछा है तो डायरेक्ट आप 15 वर्ष लगा सकते हैं। एग्जाम में आप ऐसे कीजिएगा, ये ट्रिक को आप पकड़ लीजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से आपका स्टडी जीके स्टार्ट हो रहा है। क्या है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है, गुर्दा मतलब किडनी, तो कैडमियम के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैडमियम के कारण मानव गुर्दे में रोग होता है। इटाई जिसको बोलते हैं, कैडमियम का विषाक्तता के कारण ज़्यादा हो जाता है कैडमियम, तब इटाई रोग होता है। आगे गुर्दे का बात, किडनी का बात, तो किडनी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी का क्या काम है, किडनी हमारे ब्लड को सफाई करता है, प्यूरिफाई करता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल तरीके से भी ब्लड का सफाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। क्या बोलते हैं उसको, ब्लड डायलिसिस। कौन सा, ब्लड डायलिसिस मेथड से। और बताइए, जो पारे का अधिकता हो जाता है शरीर में तो कौन सा रोग होता है, नाइट्रेट का अधिकता हो जाता है हमारे बॉडी में तो कौन सा रोग होता है, पारे से होता है आपका कौन सा, मिनी मता रोग आपका पारे का अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट का अधिकता के कारण आपको शरीर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका शरीर क्या हो जाता है, ब्लू दिखने लगता है, जिसको हम कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नाइट्रेट का अधिकता के कारण आपका पारे का अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है, और इटाई रोग कैडमियम के अधिकता के कारण हो जाता है। और किडनी से क्या क्वेश्चन बनता है, हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है, यूरिया का सफाई कौन करता है, यूरिया का सफाई आपका किडनी ही करता है। पेशाब के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है यूरिया को। पेशाब में जो हल्का पीला रंग होता है, पेशाब का हल्का देखते हैं तो पीला रंग है, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। पेशाब थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। पेशाब का पीएच वैल्यू कितना होता है, पेशाब का पीएच वैल्यू लगभग 6 होता है, याद रखिएगा। दूध का 6.6 होता है, ये भी याद रखिएगा। ब्लड का 7.4। पीएच स्केल आ गया, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने, ये भी याद रखिएगा, सोरेनसन भाई साहब ने किया था। आपने सुना होगा कि हमारे किडनी में पथरी हो गया है, इसको कि हम स्टोन बोलते हैं। आपको बताए थे कि स्टोन कौन सा केमिकल के कारण होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कौन सा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण
हमारे किडनी में पथरी होता है, स्टोन होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, कौन सा है? ब्राज़ील है। अगर यहाँ पे भारत में पूछता तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटका में। कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लगभग 53% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका से ही होता है। यहाँ पे आपका रोबास्टा और अरेबिका कॉफ़ी, कौन सा? रोबास्टा और अरेबिका कॉफ़ी दोनों का उत्पादन होता है कर्नाटका में। कौन सा स्थान फेमस है इसके लिए? तो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटका में कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद आपका केरला आता है। केरला में भी लगभग 28% के लमसम में यहाँ भी होता है। ठीक है, आपका तमिलनाडु में भी 11% के लमसम में होता है कॉफ़ी का उत्पादन। आपको कर्नाटका याद रखना है। लगभग 50 से 55% आपका कर्नाटका में ही कॉफ़ी का उत्पादन होता है भारत में। और विश्व में पूछे तो ब्राज़ील। बात आ गया ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील कहाँ पे पड़ता है? आपका पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका से चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हम वो भी देख लेते हैं। ये है पूरा आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, यहाँ पे वेनेजुएला है। ठीक है, ये आपका कोलंबिया है। तो वेनेजुएला से पूछता है कि जो आपका एंजल जलप्रपात है, एंजल वाटरफॉल है, कहाँ पे है? तो आपका वेनेजुएला में ही है। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लानोज। आपको हम बता चुके हैं कि वेनेजुएला और कोलंबिया, यही है आपका कोलंबिया। तो ये दोनों जगह घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका है पेरू और इधर है आपका चिली। तो पेरू और चिली के बॉर्डर पे कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पे है? पेरू और चिली के बॉर्डर पे। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है आपका साउथ अमेरिका से कि ये है आपका बोलिविया, ये है आपका पराग्वे। देखिए जो पराग्वे है नीचे में, ये आपका बोलिविया है। तो पूछता है कि कौन से ऐसे दो देश हैं जो कि आपका लैंड लॉक्ड है आपका दक्षिण अमेरिका में, यानी स्थल अवरोध है। तो बोलिविया और पराग्वे दो ऐसे कंट्री हैं जो कि स्थल अवरोध है। देखिए चारों बगल से आपका स्थल से बंद है, कहीं पे पानी से टच नहीं करता है। यही हमें पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का कौन से ऐसे दो देश हैं जो कि स्थल अवरोध हैं? तो बोलिविया और पराग्वे। यहाँ पे आपको एक झील दिख रहा होगा। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है टीटीकाका झील। कौन सा? टीटीकाका झील। इसको नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टीटीकाका झील पूछता है कि कौन सा बॉर्डर पे है? तो देखिए पेरू है यहाँ पे आपका बोलिविया है। तो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे आपका टीटीकाका झील पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से पूछता है कि पेटागोनिया मरुस्थल, कौन सा? पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो आपका अर्जेंटीना में है, ये भी याद रखिएगा। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो पेरू और चिली। देखिए पूरा चिली है, इस दोनों के बॉर्डर पे अटाकामा मरुस्थल है। टीटीकाका झील कहाँ पे है? तो आपका पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है, जो कि ए है। बोलिविया और पराग्वे आपका दो ऐसे कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, स्थल अवरोध है। ये है आपका, देखिए जो पीला कलर में है, ये है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर से पूछता है कि इक्वाडोर से आपका भूमध्य रेखा पास होता है कि नहीं होता है? भूमध्य रेखा पास होता है। देखिए भूमध्य रेखा यही है, पास होता है। इक्वाडोर से भी पास होता है, आपका ब्राज़ील से भी पास होता है। ठीक है, इक्वाडोर के साइड में यहाँ पे है एक द्वीप जिसको कि हम गैलापागोस द्वीप बोलते हैं। ये पूछता है एग्जाम में, जो गैलापागोस द्वीप है प्रशांत महासागर में, किसके अंडर में है? तो किसके अंडर में है? तो आपका इक्वाडोर के अंदर में है। ठीक है, और इक्वाडोर से और क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पूछता है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में ही है, जो कि इक्वाडोर का फिगर ए है। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। ये आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो फेजेंडा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा? फेजेंडा। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा बोलते हैं आपका ब्राज़ील में। अभी तक आपको हम क्या क्या बता चुके हैं?
वेनेजुएला के बारे में बताया है कि वेनेजुएला में आपका एंजन जलप्रपात है, और वेनेजुएला और कोलंबिया में घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। यहाँ आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर से आपका भूमध्य रेखा पास होता है। इक्वाडोर के अंडर में ही ये आपका गैलापागोस आइलैंड है, इसी के अंडर में आता है। इक्वाडोर में ही माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ठीक है, आपका आगे बताया टिटिकाका झील कहाँ पे है, तो आपका पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो पेरू और चिली के बॉर्डर पे है। बोलिविया और पराग्वे दो ऐसे कंट्री हैं जो कि स्थल अवरोध है, कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का। और क्या बताया आपको, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है, तो आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, जो चिली है, ये चिली किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब क्या उत्पादन करता है चिली, तो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा, चिली। हमारा जो भारत है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, थोरियम का। ठीक है, भारत में उत्पादन से यूरेनियम का पूछता है कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादन किया जाता है भारत में, तो झारखंड के जादूगोड़ा माइन से यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे बात करते हैं तो कॉपर आपका चिली में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ब्राज़ील से ही आपका अमेजन नदी निकलता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वाटर कैपेसिटी रखता है। सबसे लंबा तो नील नदी है, जो कि आपका पड़ता है अफ्रीका में। अफ्रीका का मैप कभी लाएंगे तब बताएंगे आपको, लेकिन अगर पूछे कि सबसे बड़ा नदी अपना वॉल्यूम के अनुसार, अपना आयतन के अनुसार, तो आपको अमेजन नदी बताना है। अमेजन का वन कहाँ पे है, ये भी ब्राज़ील में है। अमेजन वन को क्या बोलते हैं, विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्व का फेफड़ा बोलते हैं अमेजन वन को। यहाँ पे हर एक तरह का जैव विविधता पाया जाता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। कब, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपका वाटर डे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो रुद्रप्रयाग में होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। अगर यहीं पे पूछता कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है, तब आप बताते देवप्रयाग में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, और एक और कौन सा, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर से निकलती है, कुछ आइडिया है? चलिए आपको हम एक फिगर दिखाते हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ कहाँ से निकलती है। देखिए, ये आपका यूके है, यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ये आपका यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। ठीक है, ये आपकी जगह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है कि संतोपथ ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलती है, तो निकलती है अलकनंदा नदी। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ में है, कौन सा नदी, मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भागीरथी। पूछता है कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, पूछता है कि भागीरथी और इधर से आ रहा है, देखिए अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलता है, तो आपका देवप्रयाग में मिलता है। कहाँ पे, देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलते हैं, तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी आपका रुद्रप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में। यमुनोत्री है, यहाँ से आपका निकलती है यमुना नदी। ठीक है, बंदरपुछ ग्लेशियर से। पूछता भी है कि यमुना नदी कौन सा ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको बताना पड़ेगा बंदरपुछ ग्लेशियर से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक के केस में कितने दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो मात्र 14 दिन के अंदर ही धन विधेयक को लौटाना पड़ता है। राज्यसभा को धन विधेयक से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, धन विधेयक डायरेक्ट लोकसभा में ही आता है, और यहीं से अगर पास हो जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो गया उस पर, तो समझ जाइए कि वो विधेयक आपका पास हो गया। बात आ गया धन विधेयक। धन विधेयक हमारा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है। धन विधेयक को लोकसभा में पास होने के लिए कौन ऑर्डर देता है कि लोकसभा में इसको भेज दीजिए, तो राष्ट्रपति तो ऑर्डर देता है। कौन देता है, राष्ट्रपति ही ऑर्डर देता है।
और कौन डिसाइड करता है कि जो विधेयक है धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि जो विधेयक है ये धन विधेयक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये तो आपका समवर्ती सूची है जिस पे राज्य और संघ दोनों देखते हैं। लेकिन जब भी जनगणना का बात आए, जनगणना मतलब सेंसेक्स, ठीक है, इसका जब भी बात आए तो इस संघ सूची का काम है, गृह मंत्रालय का काम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है जनगणना कराना। जनसंख्या नियंत्रण इस पे राज्य और संघ दोनों काम करता है, इसलिए समवर्ती सूची में है। अब बात आ गई शिक्षा का। शिक्षा पहले राज्य सूची का मेंबर था, बाद में इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है? एग्जाम में पूछता है कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1976 में शिक्षा ही नहीं, लगभग 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसको कि आपका राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? एक तो शिक्षा हो गए, दूसरा हो गए आपका फॉरेस्ट मतलब वन, तीसरा हो गया वेट एंड मेजरमेंट मतलब नाप तौल, और जस्टिस मतलब न्याय। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वाइल्ड एनिमल मतलब वन्य जीव। ये 5 चीज हैं जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है। शिक्षा, वन, नापतोल, न्याय और वन्य जीव। आगे बात अब 42वां संविधान संशोधन के तहत आपको तो हम एक चीज बता चुके हैं, और क्या आपको बताए थे? जो लोकसभा का जो और राज्यसभा का जो आपका कार्यकाल था 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत 6 से दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन से और कुछ बताए थे आपको हम, मौलिक कर्तव्य जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में एक भी मेरा मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में 10 जोड़े गए। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में, ठीक है, पार्ट 4A में जोड़ा गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मेरा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से, USSR के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम कहाँ पे अपील कर सकते हैं? तो जब भी मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों में अपील कर सकते हैं। आप अर्जी लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। रिट आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप लगा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपना रिट लगा सकते हैं। बात आ गया मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार जो मूल संविधान था उसमें कितने थे? तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार आपके पास है, ठीक है। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। इसको हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। कौन से पार्ट में चला गया है? तो भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300A में इसको डाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। पहले मेरा मौलिक अधिकार था, अभी मौलिक अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट क्या है? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, MBT के समय। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को का रहने वाला था। इसका एक फेमस बुक है, कौन सा? रेहला। याद रखिएगा, रेहला का पुस्तक का पूछता है लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। भारत में और आने वाले विदेशी यात्री आपको कौन कौन सा बताए थे? आपको 4 बताए थे हम। एक तो इब्न बतूता हो गया, दूसरा आपको बताए थे हम फाहियान, तीसरा आपको बताए थे हम हेनसांग, और चौथा बताए थे आपको मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके शासनकाल में भारत आया था।
उसका पुस्तक कौन सा है? इंडिका। एक और क्या बताए थे आपको हम? हेनसांग। हेनसांग कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है। एक और क्या बताए थे आपको हम? फाहियान बताए थे। फाहियान कब आया था? तो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको कि हम चंद्रगुप्त टू भी बोलते हैं, उसी के शासनकाल में फाहियान आया था। हेनसांग आया था हर्षवर्धन। मेगास्थनीज आया था आपका कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। और इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। आत्मकथा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द इंडियन स्ट्रगल कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। सुभाष चंद्र बोस का बात आ गया। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस का। ठीक है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका भी अध्यक्ष यही चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस ही। लेकिन महात्मा गांधी से कुछ विरोध होने के कारण उन्होंने यह पद त्याग दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस बापू बोले थे। इससे पहले आपको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का बुक बताए थे। 3 बुक बताए थे। कौन कौन सा बुक था? था आपका ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व इतिहास की एक झलक। दूसरा था आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की एक खोज। और तीसरा था आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो 3 पुस्तक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद रखना है। अभी हो गए सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल के नाम से। ठीक है। एक और बुक आपका हम बताए थे, कौन सा? दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का कौन सा बुक बताए थे? रस्ट गुफ्तार के नाम से। रस्ट गुफ्तार के नाम से उनका भी हम एक बुक का नाम बताए थे, रस्त गुफ्तार। एक्चुअली में इनका बुक नहीं था, उनका एक पत्रिका था दादा भाई नौरोजी का। ठीक है। रस्त गुफ्तार के नाम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन सा एक अखबार था? अखबार का नाम बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो द हेराल्ड के नाम से फेमस था उनका, द हेराल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिक्स पोजीशन है 4%। ठीक है। 4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो हम सांस छोड़ते हैं। कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्या है? लाइकेन किस चीज़ के प्रदूषण को दिखाता है? तो लाइकेन आपका सल्फर के प्रदूषण को दिखाता है। जहाँ पे सल्फर से आपका पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे आपको लाइकेन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। जहाँ पे आपका सल्फर से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको लाइकेन देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप सल्फर का प्रदूषण मापने के लिए आप लाइकेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। लाइकेन किससे बनता है? आपका कवक प्लस शैवाल के सिम्बायोटिक रिलेशन से निर्माण होता है आपका लाइकेन का। कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इतना सारा चीज़ आज के क्लास में आपको मिला है, आप अपना नोट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज का क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना रिव्यू भी साथ में डालिएगा। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।